Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metric SIN textbook board Jamshoro. Part 1, Part 2 and Part 3 आप मेरी previous videos में देख चुके होंगे. अब हम Part 4 को discuss करेंगे Chapter 2 के. Part 4 में जो topics हम discuss करेंगे अभी वो है chemical equation, writing of chemical equation, the balancing of chemical equation, concept of mole ratio based on balanced equation. हम आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस पे. केमिकल इक्वेशंस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था जे ब्रिजेलियस ने. केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. यानी कि केमिकल इक्वेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं सिंबल्स या फॉर्मूला की फॉर्म में. केमिकल इक्वेशन के अंदर दो पोर्शंस होते हैं. एक साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट लिखे जाते हैं जो कि राइट हैंड साइड होता है. इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है एक एरो से जो कि कुछ इस शेप में होता है. यानी कि एक एरो की हेल्प से दोनों को ज्वाइन किया जाता है. अगर ये एरो इस तरह का है तो वो एक हो जाएगा हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन. लेकिन अगर एरो इस तरह का है यानी कि डबल हेडेड है तो जो रिएक्शन होगा वो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन. अब रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनके अंदर जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो वापसी रिएक्टेंट में चेंज हो सके, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें प्रोडक्ट जो बनाया है वो कभी रिएक्टेंट में चेंज ना हो सके. उसके लिए केमिकल प्रोसेसेस किए जाएं अगर उसे वापसी रिएक्टेंट की फॉर्म में लाना है. इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जब हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएंगे और फिर एरो से हम इसको शो करेंगे क्योंकि वाटर की फॉर्मेशन इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है. तो जो वाटर की फॉर्मेशन होगी तो वो वाटर प्रोडक्ट होगा. इसके अलावा दूसरी भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर हम इसी हाइड्रोजन को जब हम लेंगे तो इस हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ ऐड करवाएंगे तो हाइड्रोजन जो है वो कोएफिशिएंट्स होगा और जो ऑक्सीजन होगा वो एक और कोएफिशिएंट्स होगा. तो हाइड्रोजन और वाटर को जब हम ऐड करेंगे तो वो जो फॉर्म करेगा वो तीसरा कोएफिशिएंट्स होंगे. इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जो एरोस के ऊपर जो हम कैटलिस्ट लिखते हैं कि हमने एक्स्ट्रा कौन सी चीज ऐड की है जो कि रिएक्शन में परफॉर्म नहीं कर रही, इसके अलावा जो टेम्परेचर दिया जाता है या जो टेम्परेचर रिलीज होता है वो हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं जो कि डिनोशन देता है कि इसमें हमने और क्या क्या ऐड किया है इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा. ये सारे केमिकल इक्वेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि हम केमिकल इक्वेशन के कैसे लिखते हैं, कैसे उसकी डिनोशन देते हैं, कैसे उसको हम एक्सप्रेस करते हैं बेसिकली. तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे लिए अहम है कि हमें पता हो कि हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या है, यानी कि वो किस किस चीज से बना हुआ है. जैसे कि अगर कार्बन जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें तो कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से बना हुआ है, इसमें कैल्शियम है, कार्बोनेट के कितने एटम्स हैं, कार्बोनेट में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं. तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में उनका कंपोजिशन क्या है. इसके अलावा अगर ये हमें नहीं पता होगी तो हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि केमिकल कौन सा है, इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे. फॉर्मूला पता होने के साथ साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कितनी क्वांटिटी में है, ताकि हम ये इक्वेशन को बैलेंस करते हुए लिख सकें कि हमने किस क्वांटिटी में इन्हें लेना है. जैसे कि हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ही हम ये प्रूव कर पाएंगे कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्म की इक्वेशन है या की डिनोशन है. तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम होने चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे दोनों तरफ सेम होने चाहिए. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिंक को जब हम रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक यानी कि Zn जो कि एग्जांपल लिखी हुई है, और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो जिंक सल्फेट फॉर्म करते हैं यानी कि ZnSO4. तो जिंक अलग है और वो कंबाइन होता है सल्फेट के साथ, वो कंबाइन होता है सल्फेट के साथ. इसके अलावा हमारे पास बच जाता है हाइड्रोजन गैस. यहाँ पर जो एरो है वो ये बताता है कि कितने जो है वो जिंक सल्फेट प्रोड्यूस हुए हैं जिंक और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक हमने कितना यूज किया कि हम प्रोड्यूस कर पाए हैं, गिव कर पाए, यील्ड कर पाए या फॉर्म कर पाए हैं जिंक सल्फेट.
एरो जो है वो यील्ड, प्रोड्यूस, गिव या फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। एडिशन जो है यहाँ पर लिखी हुई साइन लेफ्ट हैंड साइड पे, वो ये बताती है कि रिएक्ट्स विथ, यानी कि जिंक और हाइड्रोजन सल्फाइड ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर डिनोट कर रही है कि किस चीज के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो राइट हैंड साइड पे है वो इक्वेशन को बता रही है कि एंड, यानी कि जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस हमें मिली है, तो एंड को राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करेगी और लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्ट विथ, यानी कि जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम आ जाते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है, यहाँ बहुत ही अहम पार्ट है केमिकल इक्वेशन के लिए। जब तक हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम उससे समझ नहीं पाएंगे वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है, उसका पर्पस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। केमिकल इक्वेशन की जो बेसिकली मीनिंग है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर हमें इनसे मालूम होती है, और इसके अलावा वो किस क्वांटिटी में, किस नंबर में जो है वो कंबाइन हो रहे हैं वो हमें मालूम होता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस नंबर में कंबाइन होते हैं वो हमें केमिकल इक्वेशन से मालूम होता है। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तमाम केमिकल इक्वेशंस जो है वो बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम होने चाहिए हर एलिमेंट में, और दोनों साइड्स पर, इक्वेशन के दोनों साइड्स पर वो सेम होने चाहिए। हम चेंज कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स को, जैसे कि नंबर इन द फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला के सामने जो नंबर है उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकते, यानी कि उन नंबर में से फॉर्मूला को नहीं निकाल सकते। हमें ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सक्रिप्ट फॉर्मूला को चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला की मीनिंग ही पूरी चेंज हो जाती है, जैसे कि H2O यानी कि O1 वाटर होता है, और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि एक एसिड है। हमें ये चेंजिंग्स बहुत अहमली इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। इसके अलावा जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस है और वाटर बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस है, तो हमें ये नंबर्स याद रखने हैं कि हम सब्सक्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जब हम कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम 2H2O लिखते हैं और 3H2O लिखते हैं, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स 3H2O में होंगे और 2H2O में, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये हम चेंज कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि कोएफिशिएंट को रिड्यूस कैसे करते हैं, यानी कि स्मॉल होल नंबर्स में हम रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि जो नेसेसरी ये है कि डिवाइड करें हम उन्हें कॉमन डिवाइजर से, यानी कि जैसे अगर दोनों साइड पर एक कोएफिशिएंट है, जैसे 2 एक तरफ है दूसरी तरफ 3 है, तो हम दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक जगह पर 2/2 हो जाएगा जिसका आंसर 1 होगा, दूसरी जगह पर 3/2 हो जाएगा। तो तकरीबन जो नंबर्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेंट के जो हैं वो सेम रहेंगे, उनकी बैलेंस में रहेंगे। ज्यादातर केमिकल इक्वेशंस में जो कि बैलेंस्ड होती हैं वो जो है बहुत ज्यादा मेथड्स के बाद उन्हें बैलेंस, बहुत ज्यादा ट्रायल्स, बहुत ज्यादा एरर्स के बाद उन्हें बैलेंस किया जाता है, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने में। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द एन इक्वेशन। तो हमने राइट हैंड साइड पे सारे जो है वो प्रोडक्ट लिखने हैं जो हमें फॉर्म हो रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे रिएक्टेंट्स लिखने हैं जिनको हम कंबाइन करके फॉर्म करें। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। इसके बाद हमें नंबर्स को बैलेंस करना है, एटम में जो है दोनों तरफ कितने कितने हैं उन्हें हमें बैलेंस करना है। जैसे कि वाटर की इक्वेशन में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें H2O मिलता है, लेकिन इसमें 2H है और एक O है, तो जब हम हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो हम हाइड्रोजन के साथ 2 लगाएंगे ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस रहे। उसके बाद अच्छा बैलेंस द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। फॉर दिस multiply the formula of coefficients so as to make number of atoms same on both sides, यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए, इसलिए हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर्स के साथ। जैसे कि हमें अगर, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि एक तरफ हमने वाटर के फॉर्मूला में 2H रखे हैं और दूसरी तरफ 3H है, तो हम 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और उस तरफ भी 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा इसकी वजह से दोनों इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी। फिर आ जाता है द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में हमें मिलते हैं। वी मस्ट राइट देम एज सच इन केमिकल इक्वेशन, तो हमें उन्हें वैसे ही लिखना है जैसे कि केमिकल इक्वेशन में वो हमें लिखे हुए हैं, यानी कि उनको चेंजिंग नहीं करनी है। प्रोडक्ट साइड पे भी और रिएक्टेंट साइड पे दोनों सेम रहेंगे।
Finally, check the balanced equation to be sure that no number and kind of atoms are same on both sides. यानी कि हमने आखिर में ये चेक करना है कि kind of atoms और number of atoms दोनों तरफ सेम है, कोई चेंज नहीं है. इसके अलावा बुक में हमारी एग्जाम्पल दी गई है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं. अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी. हम आपको अभी एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके बता रहे हैं. अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए या आपको रिक्वायर्ड है और एग्जाम्पल्स की एक्सप्लेनेशन, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे. सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. यहाँ पर तीन बेसिक स्टेप्स हैं. एक रिएक्टेंट साइड है और दूसरा प्रोडक्ट साइड है. तो हमने रिएक्टेंट साइड को और प्रोडक्ट साइड को दोनों को बैलेंस करना है. इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है. यहाँ पर ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है. तो रिएक्टेंट साइड पे एक जो है वो पोटेशियम है, प्रोडक्ट साइड पर भी एक पोटेशियम है. रिएक्टेंट साइड पे एक क्लोरीन है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक क्लोरीन है. लेकिन रिएक्टेंट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे 2 ऑक्सीजन है. तो हमने ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना है. तो सेकंड स्टेप में हम ऑक्सीजन के साथ कोएफिशिएंट लगा देंगे, जिसकी हेल्प से दोनों तरफ ऑक्सीजन शायद सेम हो जाए. तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का रेट जो था वो थे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे थे 3, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को बढ़ाना है. ये वाले ऑक्सीजन ठीक है. तो इन ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीजन के साथ 2 अगर लगाएंगे तो वो 4 हो जाएगा. तो हम यहाँ पर 3 लगाएंगे. 2 अगर लगाएंगे तो 4 होगा. तो ये वाला जो है वो 3 हो जाएगा. हमने ऐसा कोएफिशिएंट लगाना है जो कि हम दोनों तरफ लगाएं और उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस्ड हो जाए और बाकी की इक्वेशन भी बैलेंस रहे. तो यहाँ पर अगर हम 3 लगाएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 6 और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन हो जाएंगे. अगर हमने कोएफिशिएंट 2 लगाया, हम कोएफिशिएंट ये इंपॉर्टेंट नहीं कि दोनों साइड पे सेम लगाएं, तो हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लगाएंगे. तो इससे क्या होगा कि दोनों तरफ ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे. जबकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 लगाने के बाद पोटेशियम और क्लोरीन दोनों 2-2 हो गए हैं. अब पोटेशियम और क्लोरीन के नंबर को बैलेंस करने के लिए हम दूसरी तरफ थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे. थर्ड स्टेप में हम पोटेशियम और क्लोरीन के नंबर को बैलेंस करेंगे. अब क्या करेंगे हम कि थर्ड स्टेप में पोटेशियम और क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे इनके साथ 2 को, ताकि इसमें भी हम इनके नंबर को बैलेंस कर सकें. अब रिएक्टेंट साइड पे तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. यहाँ पर 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है और 6 ऑक्सीजन है. और प्रोडक्ट साइड पे 1 क्लोरीन, 1 पोटेशियम और 6 ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, हमने उन्हें नहीं छेड़ना, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है. पोटेशियम और क्लोरीन के साथ हम 2 लगा देंगे ताकि दोनों तरफ 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वलाइज्ड हो जाए. तो यहाँ पर 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन और 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, जो कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन में की फॉर्म में हमें मिलेंगी, यानी कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है. अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियो बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड इक्वेशन. बैलेंस्ड इक्वेशन पे किस तरह से मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट दिया गया है. डेफिनेशन पढ़ते हैं. The coefficient of chemical reaction represents the number of moles and not masses of molecules. यानी कि जो कोएफिशिएंट्स हमने पिछली स्लाइड में हमने पढ़े कि हम कोएफिशिएंट लगा के बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं. तो बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो कोएफिशिएंट होते हैं वो एटम के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स की मास को. यानी कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में. लेकिन जो मासेस हैं उन एलिमेंट्स की वो हम बैलेंस्ड इक्वेशन में नहीं बताते. बेशक हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो कोएफिशिएंट होते हैं वो जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को हमें रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनसे हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है. बैलेंस इक्वेशन ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल इक्वेशन जो होती है एक केमिकल रिएक्शन की, उससे हम केमिकल की मासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. कोएफिशिएंट को यूज करके बैलेंस इक्वेशन के अंदर हम मोल रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके अलावा यूज ऑफ मोल रेशियो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजायर्ड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमें चाहिए हैं उनके मोल रेशियो को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके उनके मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. कन्वर्ट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इनटू मासेस इफ रिक्वायर्ड बाय द मास, यानी कि हम कन्वर्ट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स को मासेस में अगर मासेस रिक्वायर्ड हो. यानी कि अगर हमें मासेस चाहिए तो हम मासेस के लिए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देंगे मासेस में.
नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से मोल रेशियो बेस्ड ऑन बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम इस चैप्टर के एंड में दी गई कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जो कि आपको आगे न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगी। एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज पढ़ाई है सब उससे रिलेटेड है। आप एक दफा अपने न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिएगा और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट करके पर्सनली पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर दिया गया क्या है। पेज नंबर 34 पे न्यूमेरिकल है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर फॉर्म करता है। इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नीचे जो गिवन इक्वेशन है उससे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है 2H2 या जो G लिखा हुआ है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है कि हाइड्रोजन गैस, उसे हम जब कंबाइन करते हैं O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, 2 जो नीचे दिया गया है हाइड्रोजन के वो रिप्रेजेंट करता है कि हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में है और ऑक्सीजन के नीचे जो 2 है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में है। और जो हाइड्रोजन के साथ कोएफिशिएंट 2 दिया गया है वो ये बता रहा है कि कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने रिएक्ट करवाए हैं कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 मोल, तो हमने हाइड्रोजन के 2 मोल्स को ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करवाया, मिला है लिक्विड यानी कि जो वाटर की फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिला है। तो 2H2O, O यहाँ पर सिंगल एटॉमिक फॉर्म है क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर चुका है। और अगर हम बैलेंस इक्वेशन देखें तो दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं बेसिकली, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट विद 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे हमने 2 मोल्स लिए हाइड्रोजन के, रिएक्ट करवाए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जिससे हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर मिले हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए जिनको जब हम रिएक्ट करवाएं तो हमें 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिले। सेकेंड क्वेश्चन ये, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 100 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हमारे पास जो हाइड्रोजन की मास है वो हमें गिवन नहीं है और जो ऑक्सीजन की मास है वो भी हमें गिवन नहीं है, लेकिन दोनों की एटॉमिक मास हमें मालूम है। तो एटॉमिक मास से हम इनकी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने हाइड्रोजन की मास होगी, यानी कि कितना ग्राम्स हाइड्रोजन हम लेंगे जब हम 100 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे वाटर फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। बैलेंसिंग द इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। अब फर्स्ट स्टेप हम ये वाला करते हैं, बैलेंसिंग द इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी गई है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 2H2 गैस कंबाइन होती है O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस के साथ और फॉर्म करती है 2H2O लिक्विड यानी कि वाटर फॉर्म करती है। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पर जो हाइड्रोजन के साथ नंबर ऑफ मोल्स है वो है 2 और हाइड्रोजन की मास है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि जो हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कोई भी जो है वो मोल गिवन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की जो मास है वो हमें पता है वो 16 है और 16 के अलावा ऑक्सीजन यहाँ पर डायटोमिक फॉर्म में है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 और जब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 ऐड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। अब इस तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करें तो वाटर के यहाँ पर है 2 मोल्स, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर हमने ले लिए। उसके बाद हाइड्रोजन की मास में पता है 1 है, लेकिन 1 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में है, तो इस हाइड्रोजन के 2 को हम मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे और उसके बाद 2 से हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि इसकी मास 2 रखेंगे। 2 ऐड बाय 16 करेंगे क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन की मास 16 है, तो 16 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 18 और 18 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा 36 और 36 दोनों तरफ ये हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हमारे पास जो बताया जा रहा है वो है सेटअप ऑफ द मोल्स रेशियो सिंस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर।
यानी कि हमें ये बताना है कि कितने मोल्स हम कितने ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के हम कितने मोल्स ले रहे हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल्स ले रहे हैं और वाटर के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर हम 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, और ये दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये वाटर के जो 2 मोल है ये हमें फॉर्मेशन में मिल रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे मिल रहे हैं। थर्ड स्टेप आ जाता है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एज फॉलोस, यानी कि हमने ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि हमें ऊपर पूछे गए हैं कि अगर हम 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले तो हमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड होंगे, यानी कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। तो हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब लेते हैं तब हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, और जब हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो हमें 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। जैसे 2 हम ले रहे हैं तो हमें 1 रिक्वायर्ड है, 1 हम लेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह से जब हम 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड होंगे 1/2 इंटू 4.5, यानी कि जब हमने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए तो हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था। फिर जब हमने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिए तो हमने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को डिवाइड कर दिया 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन अब हमने इनसे डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास जब हमें 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है तो गिवन अमाउंट जब हमें चाहिए, नीडेड अमाउंट जो हमें ऑक्सीजन को चाहिए वो होगा 1/2 इंटू 4.5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली जब हमारे पास 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो हमें रिक्वायर्ड होगा 2.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्क्राइब कर लिया या फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंप्लीटली रिएक्ट विथ 100 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम हाइड्रोजन की कितनी ग्राम्स लें कि हमें ऑक्सीजन 100 ग्राम्स के साथ रिएक्ट करवाएं और हमें वाटर फॉर्म हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीजन जो यहाँ पर ली गई है वो है डायटोमिक फॉर्म में, जो है 16 इंटू 2 यानी कि 32 ग्राम्स। तो जब 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो हमारे पास 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ हम इसे रिएक्ट करवा रहे हैं। जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा यानी कि 2 आएगा, 2 को हम नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे जो है 2। तो 2 नंबर ऑफ मोल से जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अब 4 को हमने डिवाइड करना, जो हमें 4 मिला है ग्राम्स उसे हमने डिवाइड करना है 32 ग्राम से, यानी कि जो ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स है, हम ऑक्सीजन के जब 32 ग्राम्स लेंगे तब हम 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो जब हम 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो हम 4/32 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे। तो जब हम 100 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो हम 4/32 इंटू 100, यानी कि जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया उसी तरह की इक्वेशंस बन रही हैं कि हमने पहले हाइड्रोजन को जो है वो लिया 4 ग्राम्स और ऑक्सीजन ली 32 ग्राम। जब हम 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो हम 4 को डिवाइड कर देंगे 32 के साथ, 4/32। फिर जब हमें 100 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेनी है तो हमें जो नीडेड हाइड्रोजन होगी वो होगी 12.5 ग्राम्स, यानी कि 12.5 ग्राम्स हमें रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब हम 100 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे वेबसाइट पर, हमारे ईमेल पर हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड पर आ जाते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है। पहले तो हमने यहाँ पर ऊपर आंसर्स आपको मेंशन कर दिए हैं कि आंसर्स क्या आए हैं। जब हम नंबर ऑफ मोल्स हमें जो ऑक्सीजन के पूछे गए थे फर्स्ट वाले में, यानी कि फर्स्ट न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट में, वो थे 2.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें मिल रहे हैं, और जब हम 100 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमें 12.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है वाटर फॉर्म करने के लिए। अब सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। हमने प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। पहले हमने रिएक्टेंट की अमाउंट फाइंड आउट किए, अब हमें प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इक्वेशंस चेंज है, यानी कि वैल्यूज और फॉर्मूलाज चेंज है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि मीथेन इज अ कॉमन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, यानी कि मीथेन
एक आम फ्यूल है जो कि कुकिंग के लिए यूज होता है। हमें पता होगा हाउस होल्ड स्टोव्स में मीथेन ही यूज होती है क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट में होती है, तो इसलिए हम जो सुई गैस होती है या नेचुरल गैस होती है उसे हम मीथेन कहते हैं। इसके लिए केमिकल रिएक्शन है या केमिकल इक्वेशन जो है वो है मीथेन यानी कि CH4 गैस प्लस ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन यानी कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करते हैं मीथेन गैस के साथ तो फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब हमारे पास इस इक्वेशन के साथ दो पार्ट्स पूछे गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हम पहले करते हैं, इसमें लिखा है हाउ मेनी मोल्स of carbon dioxide will be produced by complete combustion of 10 moles of methane। यानी कि कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें ऑब्टेन होंगे जब हम 10 मोल्स ऑफ मीथेन की कंबस्शन करेंगे। यहां पर हम जानते हैं बैलेंस, पहले हम इक्वेशन को करते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन। मीथेन हमारे पास है, मीथेन में हमारे पास कार्बन नंबर है 1, हाइड्रोजन नंबर है 4 और ऑक्सीजन नंबर है 4, 2 into 2। तो यहाँ पर जो हमें कार्बन नंबर होना चाहिए इसमें भी 1 होना चाहिए जो कि 1 है कार्बन नंबर। ऑक्सीजन नंबर 4 होना चाहिए, या एक ये वाला 2 और दूसरा इस ऑक्सीजन को भी हम 2 लेंगे क्योंकि ये यहाँ पर 2 मोल्स है, तो यहाँ पर ये 2 हो गया, ये दोनों 2 है यानी कि 2 into 2 4। तो ऑक्सीजन नंबर भी 4 है तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। और हाइड्रोजन नंबर भी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो ऑक्सीजन नंबर, हाइड्रोजन नंबर एंड कार्बन नंबर तीनों चीजें बैलेंस्ड हैं इस इक्वेशन में। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। सेकंड स्टेप है सेट अप द मोल रेशियो। द बैलेंस इक्वेशन शोज दैट 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। यानी कि हमने यहाँ पर मोल्स को सेट करना है कि कितने मोल्स किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ मीथेन यूज हो रहा है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, और जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो ये फॉर्म कर रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज फॉलोस, यानी कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड आउट करने हैं कितने हैं। The balanced equation shows that 1 mole of methane on combustion produce 1 mole of carbon dioxide। जैसे कि हमें पता है इस इक्वेशन से हमें मालूम हो रहा है कि 1 मोल ऑफ मीथेन बर्न हो रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ मीथेन बर्न हो रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब 10 मोल्स ऑफ मीथेन बर्न होंगे तो 1 into 10 यानी कि 1 मल्टीप्लाई हम 10 करेंगे। 1 जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली हमारे पास आंसर आएगा 10। तो जब हम 1 मोल ऑफ मीथेन को बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो जब हम 10 मोल्स ऑफ मीथेन को बर्न करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 मोल्स फॉर्म होगा। सेकंड स्टेप पर हम आ जाते हैं, थर्ड स्टेप के सेकंड पार्ट पर हम आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में है हमने वाटर की मास फाइंड आउट करनी है कि वाटर की मास क्या है। इक्वेशन जो हमने बैलेंस की है उससे हमें ये मालूम हो रहा है कि 1 मोल ऑफ मीथेन बर्न हो रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ मीथेन जब बर्न होगा और प्रोड्यूस करेगा 2 मोल्स ऑफ वाटर, और जब 10 मोल्स ऑफ मीथेन बर्न होंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे 2 into 10 यानी कि 20 मोल्स ऑफ वाटर। तो जो मास ये हमें फाइंड आउट हो गया मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 20 मोल्स ऑफ वाटर हमें यील्ड हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं 20 मोल्स ऑफ वाटर जब 10 मोल्स ऑफ मीथेन बर्न हो रही है। जब हमें मास फाइंड आउट करनी है तो मास के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा ये होगा कि जब हमने इक्वेशन में ले ली मास हमने ली है वाटर के लिए, हमने नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, m यहाँ पर डिनोट करा है मॉलिक्यूलर मास को। तो जब हम कितने नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और इसे कितने मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर हमारे पास जो है वो अननोन है, जो कि हमें नहीं पता कि क्या है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वाटर के 20 मोल्स हैं, और मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हम जानते हैं वाटर में जो हाइड्रोजन की मास है वो है 1 और इसके साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 है, तो इसलिए हम 1 into 2 करेंगे। उसके साथ हम एडिशन करेंगे, ऑक्सीजन की मास जो है 16, तो जब 1 into 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 plus 16 हम करेंगे
तो जो आंसर आ जाएगा वो होगा 18। तो हम 18 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर का जो हमें फाइंड आउट हो रहा है या मिल रहा है। हमारे पास जो वाटर फाइंड आउट हो रहा है हमें वो 18 ग्राम्स है अगर हम 1 मोल ऑफ मीथेन को बर्न करेंगे, लेकिन जब हम 10 मोल्स ऑफ मीथेन को बर्न करेंगे तो 20 मोल्स ऑफ वाटर हमें मिलेगा। तो 20 मोल्स को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 20 मोल्स ऑफ वाटर की मास फाइंड आउट करनी है। 20 इंटू 18 हमारे पास मास आ जाएगी 360 ग्राम्स। तो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास आएंगे वो है 10 मोल्स, और जो मास ऑफ वाटर हमारे पास मिलेगी या मास ऑफ वाटर जो फॉर्म होगी वो होगी 360 ग्राम्स। इस चैप्टर के ब्लैंक्स मैंने आपके लिए सॉल्व कर ली हैं। आप अपने चैप्टर में से ब्लैंक्स को सॉल्व करें जो कि चैप्टर के एंड में दी गई हैं, उसके बाद आंसर्स यहाँ से टैली कर लें। ये आंसर्स आपको हेल्प करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर्स, ये भी आपकी बुक में से ही मैंने लिए हैं और उनको आपके लिए सॉल्व कर दिया है। एमसीक्यूज को आप अपनी बुक में सॉल्व करें और उसके बाद यहाँ से आंसर्स टैली कर लें। ये फर्स्ट 3 एमसीक्यूज, ये नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज यानी कि 6 तक एमसीक्यूज, फिर ये आगे के 4 एमसीक्यूज यानी कि 10 तक पूरे एमसीक्यूज। ये 10 एमसीक्यूज मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। आप यहाँ से अपने आंसर्स टैली कर लीजिएगा बुक में सॉल्व करने के बाद। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस पोर्शन के लिहाज से आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी ईमेल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करके भी हमसे कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज के बारे में पूछ सकते हैं।